का टॉपिक है जलवायु परिवर्तन। यह एक ऐसा पॉइंट है जो निबंध के दृष्टिकोण से, चाहे वो IAS हो, PCS हो या अदर एग्जाम हो, RO हो, BO हो, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक इम्पोर्टेंट इस कारण है कि वैश्विक संदर्भ में ये सबसे ज्वलंत मुद्दा के रूप में देखा जा रहा है। वैश्विक संदर्भ में सबसे ज्वलंत मुद्दा के रूप में इसको देखा जा रहा है और इसलिए इन चीज़ों को हर एग्जाम में कहीं कहीं रखा जाता है। तो इसी पर चर्चा करनी है। जलवायु परिवर्तन, जलवायु क्या है, जलवायु परिवर्तन के कारक क्या है, जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने के उपाय क्या हैं, और साथ साथ इस जलवायु परिवर्तन के नियंत्रित करने के प्रयासों के बावजूद क्या क्या बाधाएं हैं और अब क्या होना चाहिए। तो इसी संदर्भ में हम चर्चा करने जा रहे हैं आपको। तो सबसे पहले हम एक चीज़ सामान्य रूप से जान लें, क्लाइमेट। देखिए, मानव के सभ्यता के विकास के साथ साथ हम ये मान के चलें कि पूरी जैव जगत के एक अनुकूल वातावरण के लिए प्रकृति ने हमें एक अच्छा जलवायु दिया था, लेकिन मानव अपने अंधाधुंध आर्थिक विकास के परिणाम में प्रकृति द्वारा जो प्रस्तुत की गई क्लाइमेट थी उस पर काफ़ी क्षति पहुंचाई और जिसके परिणाम में आज हमारे समक्ष एक साथ अनेक समस्याएं देखी जा रही हैं। तो इन्हीं संदर्भ में चर्चा करनी है, क्या समस्या है, क्या कारण है, क्या बाधाएं हैं, क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले जलवायु क्या है। देखिए, जलवायु की एक डिफिनेशन है, वायुमंडल में तापमान, वर्षा और आर्द्रता के सम्मिलित योग, या कहें वायुमंडल में तापमान और आर्द्रता के सम्मिलित योग जो किसी दीर्घकालिक स्थिति और एक बृहद क्षेत्र में जो स्थिति देखी जाती है उसको हम जलवायु कहते हैं। विश्व में विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है। जितनी जलवायु विविधता होगी तो वनस्पतियों में भी विविधता होगी, और अगर जलवायु में किसी प्रकार का परिवर्तन होगा तो उसका प्रभाव हमारे पूरे पर्यावरण पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारकों में हमारा भूमध्य रेखा से दूरी है, तट से दूरी है, उच्चावच है, महासागरीय धाराएं हैं, हवाएं हैं, ये सब जलवायु को कहीं कहीं कंट्रोल करते रहते हैं। तो विश्व में विभिन्न प्रकार की जलवायु। अब मुद्दा यह है कि जो हमारा आज का मुद्दा है, वैश्विक मंचों पर सबसे प्रमुख मुद्दा के रूप में दो चीजें आज सबसे अधिक उठाई जाती है। कोई भी वैश्विक मंच हो उसमें आतंकवाद है और दूसरा जलवायु परिवर्तन है। इन मुद्दों पर सबसे अधिक प्रभाव डाल रहा है। तो जलवायु परिवर्तन के कारक और उसका प्रभाव। तो जलवायु परिवर्तन के कारक के रूप में अगर हम देखें तो जलवायु जो हमारा है यह परिवर्तनशील क्यों हो रहा है, उसका कारण है कि हम जानते हैं कि हमारे पृथ्वी के उष्मा का स्रोत जो है हमारा सूर्य है। सूर्य से हम लघु तरंगों के रूप में उष्मा को प्राप्त करते हैं और प्राप्त उष्मा को हम पृथ्वी दीर्घ तरंगों के रूप में परावर्तित करती है। लेकिन आज के इस औद्योगिकरण में, नगरीकरण के चलते या तमाम कारणों के चलते हमारे वायुमंडल में प्रदूषित गैसों की मात्रा लगातार बढ़ रही है। इस प्रदूषित गैसों की मात्रा के बढ़ने से एक चीज ये हो रहा है कि पृथ्वी सूर्य से लघु तरंगों के रूप में उष्मा को तो प्राप्त कर रही है, लेकिन जो पृथ्वी का परावर्तन है दीर्घ तरंगों के रूप में, उसके मार्ग में क्या है, बाधाएं उत्पन्न हो रही है, जिसके परिणाम में स्वरूप धरातल के तापमान में तेजी से क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। अब इस वायुमंडल में जो प्रदूषण का कारण क्या है, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ज्वालामुखी क्रियाओं के द्वारा सल्फर डाइऑक्साइड है। इसके अलावा और अन्य प्रकार की प्रदूषित गैसें हैं। ये वायुमंडल में एक मोटी लेयर का निर्माण कर रहे हैं जो पृथ्वी के पार्थिव विकिरण को क्या कर रहा, प्रभावित कर रहा और धरातल के तापमान में वृद्धि कर रहा। अब ये वायुमंडल के प्रदूषण को बढ़ाने में मानव जाति का ही योगदान है, तो उसका परिणाम भी मानव जाति को ही भुगतना पड़ेगा। अब हमें देखना है कि जलवायु परिवर्तन के तो ये दो स्थितियां थी, फिर इसको प्रभाव क्या रहा जलवायु परिवर्तन का। तो जलवायु परिवर्तन का प्रभाव आज वैश्विक संदर्भ में बहुत तेजी से
व्यापक रूप से देखा जा रहा है और इसके परिणाम में कहीं कि हमारे ऊपर एक अस्तित्व का संकट मंडरा रहा। अब कैसे कैसे मंडरा रहा, उसका कैसे प्रभाव पड़ रहा, देखिए एक लाइन आप जान लीजिए कि प्रकृति जीवन समिष्ट है, प्रकृति का प्रत्येक भाग एक दूसरे से आबद्ध है, प्रकृति में कहीं भी किसी प्रकार का परिवर्तन होगा तो उसका प्रभाव वैश्विककाली होगा। आज हम ये कथन आज के 150 वर्ष पहले प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता हमबोल्ट का है, लेकिन ये कथन वर्तमान वैश्विक परिवेश में पूरी तरह से दिखाई दे रहा है और आज जो चेंज हो रहा है हमारे क्लाइमेट में, तो इसका प्रभाव भी हमारे ऊपर ही दिखाई दे रहा है। तो अब यह समझना है कि हमारी जलवायु परिवर्तन का इफेक्ट कहाँ पर दिखाई देता है। तो सबसे पहले तापमान अगर बढ़ता है, बढ़ ही रहा है, ऐसा माना जाता है 2050 तक 1.5 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा। अगर इतने डिग्री टेम्परेचर होगा तो इससे क्या होगा, हमारा ग्लेशियर तेजी से पिघल रहा है। पहली चीज, तापमान में वृद्धि, ध्रुवीय क्षेत्रों के ग्लेशियर में पिघलाव, समुद्र जल स्तर में वृद्धि, जिसके परिणाम में तटीय और द्वीपीय के क्षेत्रों के भूभाग को डूबने की संभावना लगातार बढ़ती जा रही है। आजकल हम विभिन्न पेपर पत्रिकाओं के माध्यम से पढ़ते हैं कि सुंदरबन डेल्टा का जलस्तर बढ़ रहा है, डूब रहा है, जकार्ता डूबने के कगार पर, न्यूयॉर्क डूबने के कगार पर है। इसके अलावा जो द्वीपीय छोटे छोटे राष्ट्र हैं, चाहे नोरू हो, टुवालू हो, फिजी हो, तमाम ऐसे द्वीप हैं जो आज जलमग्न होने की संभावना है। अब आप एक चीज तो यह है कि तट और द्वीप डूबने की स्थिति में है और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि विश्व की अधिकांश जनसंख्या या तो मैदानी भाग पर निवास करती है या तो कोस्टल भाग पर निवास करती है। तो अगर तट और द्वीप जलमग्न होंगे तो निश्चित ही वहां की जो जनसंख्या है वो कहीं कहीं डिस्प्लेस होगी। अब अगर जलवायु परिवर्तन के कारण जनसंख्या को, तटों और द्वीपों की जनसंख्या को डिस्प्लेस होना होगा तो वैश्विक संदर्भ में छोटे बड़े राष्ट्रों के समक्ष उस विस्थापित जनसंख्या के रोजगार और पुनर्वास की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। एक अनुमान कहता है कि 2050 तक विश्व की जलवायु परिवर्तन के कारण विश्व की 60 करोड़ से अधिक जनसंख्या क्या होगी, डिस्प्लेस होगी और विश्व को विस्थापित जनसंख्या के रोजगार और पुनर्वास की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। पहला इसका प्रभाव रहेगा। दूसरा जलवायु परिवर्तन का प्रभाव ये रहेगा कि जलवायु परिवर्तन से हमारे कृषिगत फसलों के प्रारूप में परिवर्तन देखा जा रहा है और इस परिवर्तन ये देखा जा रहा कि इससे कृषि के क्षेत्र में उत्पादन और उत्पादकता में लगातार कमी देखी जा रही है। एक तरफ विश्व की जनसंख्या बढ़ रही है, दूसरी तरफ जलवायु परिवर्तन के कारण कृषि के फसलों में उत्पादन उत्पादकता में कमी देखी जा रही है। अगर ये प्रक्रिया आगे बढ़ती जाती है तो विश्व को वैश्विक खाद्यान्न संकट का सामना करना पड़ेगा। तो पहली चीज जलवायु परिवर्तन से, पहली चीज जनसंख्या का डिस्प्लेसमेंट होना जो कोस्टल और द्वीपीय क्षेत्र के हैं, दूसरा कि तापमान बढ़ने से फसलों के प्रारूप में परिवर्तन, उत्पादन उत्पादकता में कमी, वैश्विक खाद्यान्न संकट, तीसरा मौसमी परिवर्तन तेजी से देखा जा रहा। इस मौसमी परिवर्तन से प्राकृतिक प्रकोपों की बारंबारता लगातार बढ़ रही है। पहले जहां बाढ़ आती थी वहां सूखे की संभावना बढ़ रही है, जहां सूखा पड़ता था वहां बाढ़ की संभावना बढ़ रही है। अपने यहाँ देख लीजिए कि जैसलमेर से लेकर के भारत का पश्चिमी भाग सूखे से प्रभावित रहा, लेकिन हाल के वर्षों में क्या है वहाँ वर्षा अधिक हो रही है। जहां पर कोल्ड वेव चलते थे वहां हीट वेव चल रहे हैं, जहां हीट वेव चलते थे वहां पर कोल्ड वेव चल रहे हैं। कभी आप खाड़ी के देशों में बर्फबारी नहीं देख सकते कि यमन में बर्फबारी हुआ, मैक्सिको के तट पर वहां हीट वेव चलते थे, आज वहां क्या है कोल्ड वेव चलते देखे जा रहे हैं। जो विनाशकारी चक्रवात जो होते थे वो यदा कदा आते थे, लेकिन आज क्या है कि विनाशकारी चक्रवात विश्व के विभिन्न भागों में कहीं कहीं बराबर देखे जा रहे हैं। तो चक्रवातों की बारंबारता भी लगातार क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। इसके अलावा अगर हम देखें तो इस जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से जो मौसमों में परिवर्तन होने से जो प्राकृतिक प्रकोपों की संख्या बढ़ रही है, इस प्रकोपों से चलते कहीं न कहीं आज विश्व को एक संकट का सामना करना पड़ रहा। तीसरी चीज है इन परिवर्तन से, अब आप कल्पना करिए कि आज तापमान बढ़ेगा, हिमालय के क्षेत्र के ग्लेशियर समाप्त हो जाएंगे, तो हिमालय से निकलने वाली नदियां जो सतत वाहिनी नदियां वो असतत वाहिनी नदियों के रूप में विकसित हो जाएंगी। इससे क्या हो, एक हमें जल संकट का सामना करना पड़ेगा। अब इन नदियों पर हमारा पूरे इकोनॉमी कहीं कहीं डिपेंड करता है। नदियां अगर सूखती हैं तो इसका प्रभाव सबसे पहले किस पर पड़ेगा,
नदियां सूखती है जिसका प्रभाव हमारे बांधों पर पड़ेगा। बांधों में पानी का अभाव होगा, जिससे हमारा हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट प्रभावित होगा, हमारी इरिगेशन सिस्टम सिंचाई प्रभावित होगी। अब ये दोनों हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट ऊर्जा संकट उत्पन्न होगा, औद्योगिकरण की प्रक्रिया प्रभावित होगी। अगर हमारे कैनाल में पानी नहीं रहेंगे, सिंचाई प्रभावित होगी, सिंचाई प्रभावित होगी तो खाद्यान्न के उत्पादन और उत्पादकता में क्या है, कमी देखी जाएगी। तीसरी चीज कि नदियों के सूखने से नदियों के जलस्तर में कमी होने से नदी प्रदूषण में क्या हो रहा है, लगातार वृद्धि हो रही है। तो एक चीज है। दूसरी चीज, इस जलवायु परिवर्तन से वर्षा की मात्रा लगातार कम होती जा रही है। एक तरफ हम भूगर्भ जल का दोहन लगातार कर रहे हैं, दूसरी तरफ वर्षा की मात्रा कम हो रही है। तो आने वाले समय में हमें जल संकट का सामना करना पड़ेगा। वैसे कि जबकि आज ही जल संकट की समस्या हमारे सामने दिखाई दे रही है, लेकिन आने वाले समय में ये वाटर क्राइसिस एनर्जी क्राइसिस की तरह बहुत ही गंभीर समस्या के रूप में होगी। और आने वाला युद्ध भी जो होगा वो पानी को लेकर के हो रहा। आज आप देख लीजिए कि भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच जो संबंध है उसके तनाव का सबसे बड़ा कारण एक क्या है, नदी जल विवाद। कई ऐसी नदियां हैं जो भारत के पड़ोसी देशों से बहती हैं, जो चीन के साथ विवाद है, महान नदी विवाद पाकिस्तान के साथ है, बांग्लादेश के साथ है, नेपाल के साथ है। ये सारे विवाद का जड़ क्या है, आज नदियों का गिरता जल स्तर। और नदियों के गिरता जल स्तर का कारण क्या है, हमारा क्लाइमेट चेंज होना। तो क्लाइमेट चेंज होने से हमारे नदियों के सूखने की संभावना है, ग्लेशियर के सूखने की संभावना है, हमारे सिंचाई को सुनना है, वर्षा की कमी होगी तो भूगर्भ जल भंडार भी लगातार कम होगा। तो एक साथ हमारे समक्ष अनेक समस्याओं को जन्म देने वाला कारक जो है वो हमारा क्लाइमेट चेंज है। तो इस चेंज को जो है सबसे बड़ी समस्या है, और इसीलिए कह रहा है कि यदि हम समय रहते इस क्लाइमेट चेंज पर कोई उपाय नहीं अपनाते हैं तो भावी पीढ़ी के लिए एक अस्तित्व का संकट उत्पन्न होगा। क्योंकि मानव जो है, देखिए विकास दो तरह से होता है, एक आर्थिक विकास होता है, एक संतुलित विकास होता है। आर्थिक विकास हमारी वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, लेकिन जो संतुलित विकास है वो वर्तमान आवश्यकताओं के साथ साथ हमारे जो है वो भावी पीढ़ी के लिए संसाधनों को संरक्षण करती है। हमने जो विकास का औद्योगिक क्रांति के बाद जो विकास का मॉडल भारत या पूरा विश्व अपनाया वो आर्थिक विकास का मॉडल अपनाया। तो आर्थिक विकास के मॉडल अपनाने से उसने प्रतिस्पर्धी चीजों पर सबसे अधिक दोहन किया और अंधाधुंध दोहन किया, जिसके परिणाम में एक साथ अनेक समस्याएं उत्पन्न हुई और हम भावी पीढ़ी के लिए एक साथ अनेक समस्याओं को बढ़ावा दे रहे हैं। अगर हम संतुलित विकास की अवधारणा पर काम किए होते, संतुलित विकास हमारी वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति भी करती है और भावी पीढ़ी के लिए संसाधनों के संरक्षण को भी बढ़ावा देती है। तो आवश्यकता है कि जलवायु परिवर्तन जैसे विकट समस्या से निपटने के लिए हमें आर्थिक विकास के स्थान पर हमें संतुलित विकास की नीति अपनानी होगी। जब तक हम संतुलित विकास की नीति नहीं अपनाएंगे तब तक पर्यावरण जैसी समस्याएं क्या है हमारे सामने उत्पन्न होती हुई दिखाई देगी। तो हमारा सबसे बड़ा उपाय यही है कि हम संतुलित विकास के रूप में काम करें। दूसरा, हम जो ऊर्जा का उपयोग करते हैं, पारंपरिक ट्रेडिशनल जो एनर्जी का उपयोग करते हैं, उसके स्थान पर हमें ऐसे प्रदूषण मुक्त ऊर्जा के प्रयोग पर बढ़ावा देना। अब प्रदूषण मुक्त ऊर्जा के रूप में हम एटॉमिक एनर्जी को देख सकते हैं, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी को देख सकते हैं। ये प्रदूषण मुक्त है और इन ऊर्जा के द्वारा हम कहीं कहीं जीवाश्म ऊर्जा पर अपनी निर्भरता कम करके वायुमंडल में प्रदूषित गैसों की मात्रा को कम करने में सफल। अगर हम अगर हम बढ़ा नहीं सकते तो उसको कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसके अलावा हमें क्या करना पड़ेगा इस जलवायु परिवर्तन के लिए, तो हमें एक अपने एनर्जी के जो उपयोग है उसके प्रारूप में चेंज करना होगा। साथ साथ हमें संतुलित विकास की अवधारणा को विकसित करना होगा और हमें ग्रीन टेक्नोलॉजी के प्रयोग पर अधिक से अधिक बल देना होगा, जिससे वायुमंडल में प्रदूषित गैसों की मात्रा जो तेजी से बढ़ रही है उस पर कंट्रोल किया जा सके। और सबसे बड़ी बात है कि जलवायु परिवर्तन किसी एक देश की समस्या नहीं है, ये वैश्विक समस्या है। इस परिवर्तन से अमेरिका जैसा शक्तिशाली राष्ट्र भी प्रभावित है और मालदीव जैसा छोटा राष्ट्र भी प्रभावित है। ऐसे में जब समस्याएं किसी एक राष्ट्र की न होकर के वैश्विक समस्या उत्पन्न हो जाती है तो इसका समाधान किसी एक राष्ट्र के द्वारा न होकर के सामूहिक सुरक्षा के आधार पर होना चाहिए। सामूहिक सुरक्षा में राष्ट्रों को अपने व्यक्तिगत हितों से ऊपर उठ करके सामूहिक हितों के लिए कार्य करना चाहिए। जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए विश्व के सभी छोटे बड़े राष्ट्रों को एकजुट होना चाहिए। अब इसके लिए हमें पेरिस सम्मेलन आयोजित किया गया। पेरिस सम्मेलन में विश्व के सभी अधिकांश राष्ट्रों ने इस
जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने के लिए अपनी सहमति व्यक्त किया। सभी ने कहा कि हम कार्बन के उत्सर्जन में कमी लाएंगे, 30% की कटौती करेंगे और 1990 के स्तर पे ले जाएंगे, जहां जब 1990 में जितना कार्बन उत्सर्जन होता था उस स्तर पे ले आएंगे। लेकिन दुर्भाग्य क्या है कि आज व्यक्तिगत हित सबसे प्रभावशाली दिखाई दे रहा है। इसलिए इस पेरिस सम्मेलन में कई राष्ट्र इस सम्मेलन में जो समझौते किए थे, जिस पर मसौदा अपना तैयार किए थे, आज उससे अलग हो रहे हैं। अमेरिका इसका क्या है उदाहरण। इस समझौते से अलग होने वाला पहला राष्ट्र कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका। अगर अमेरिका जलवायु परिवर्तन का पेरिस सम्मेलन का सम्मान नहीं करेगा तो फिर चीन भी नहीं करेगा। इस तरह से बहुत से ऐसे देश हैं कि पेरिस सम्मेलन से अगर अलग हो जाएंगे तो फिर अंधाधुंध विकास की अवधारणा को बल मिलेगा और आर्थिक विकास को बल मिलेगा। संतुलित विकास की ये जो कंसेप्ट है वो कमजोर होगा और इससे जलवायु परिवर्तन की समस्याएं दिनों दिन बढ़ेंगी। तो ये समस्या बढ़ने से एक ही चीज हमारे सामने दिखाई दे रहा कि हम वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति करने में जरूर सफल होंगे, लेकिन हम भावी पीढ़ी के लिए एक साथ अनेक समस्याओं को जड़ देंगे और हो सकता है हमारा अस्तित्व ही संकट में उत्पन्न हो जाए। तो हम भावी पीढ़ी के संरक्षण के लिए, वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने के लिए हमें अपने विकास नीतियों पे परिवर्तन लाना होगा। अर्थात आर्थिक विकास के स्थान पर संतुलित विकास के कांसेप्ट को विकसित करना होगा। तभी हम जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याओं से निजात पा सकते हैं और जो बाधाएं हैं उसको दूर करने के लिए एक राष्ट्र नहीं, सामूहिक सुरक्षा के आधार पर सभी राष्ट्रों को एक समान नीति अपना करके इस समस्या से हल करने के लिए एक प्रयास करने चाहिए। और ऐसा अगर हम करते हैं तो इस समस्या से निजात पाते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो निश्चित जलवायु परिवर्तन हमारे लिए एक साथ अनेक समस्याओं को जन्म दे रहा है, जिससे कहीं कहीं समस्याएं काफी गंभीर होती जा रही हैं। तो जलवायु परिवर्तन जलवायु क्या है, जलवायु परिवर्तन के कारक क्या है, इसका प्रभाव क्या है, इसको नियंत्रित करने के लिए उपाय क्या है, इसमें क्या क्या बाधाएं आ रही हैं, इन सब चीजों पर हम सिनाप्सिस करके इस तरह से अगर आप एग्जाम्पल दे करके अगर आप लेखन शुरू करते हैं तो मुझे लगता है कि आप अच्छा नंबर स्कोर कर सकते। इसमें आपको इतिहास नहीं लिखना है कि किस सन में क्या सम्मेलन हुआ। आप निबंध को लिखते हैं तो इसको ऐतिहासिक रूप से मत लिखिए। आप आतंकवाद लिखते हैं तो आतंकवाद के संगठन लिखने की आवश्यकता नहीं है। आतंकवाद क्या है, कारण क्या, प्रभाव क्या है, रोकने के उपाय क्या है, क्यों हम विफल हैं, क्या होना चाहिए। तो ये हमारा ऐसा जो है सिनाप्सिस होना चाहिए। तो जलवायु परिवर्तन से ये सारे मुद्दे